अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और दीज आर द पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ फ्रॉम द ईयर 2009 अप टू 2022। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी चैप्टर वाइज। ठीक है, आप डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। सिंपल यू हैव टू राइट एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय आई एम केमिस्ट। तो आपके सामने जो है मेरी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज़ आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आपको वहाँ से लिंक मिलेगा और आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे उस वीडियो की तरफ। अब आज जो है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, जिसमें तकरीबन 1 घंटा और 49 मिनट की वीडियो है। ठीक है, उसमें वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हार्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो आपका सिलेबस है उसके अंदर लिखा होता है ना कि कुछ जो है मीडियम क्वेश्चंस होंगे, कुछ हार्ड होंगे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो वो लाजमी देखें, मैं सबसे पहले उसका लिंक दे दूँगा, आप वो देख लें। उसके अलावा भी आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये एमसीक्यूज़ देख लिए तो आपको दोबारा से बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू बोहर द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर डैश। अब बोहर जैसे हमें पता है कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इसने क्या कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इस तरह सर्कुलर फॉर्म में ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, इसको इसने नाम दिया था ऑर्बिट का, या फिर एनर्जी लेवल इसका नाम दिया था। ठीक है, तो इसने बोर ने ये बताया था कि ये जो शेल्स हैं या एनर्जी लेवल हैं या ऑर्बिट्स हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें रिजाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर होते हैं। अब इसने बताया क्या था कि जो शेल्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, दे आर इन अ सर्कुलर फॉर्म्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है फर्स्ट में राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा है, और इसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम, इसके हमारे पास क्या है, दैट इज़ द पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर हमसे पूछ रहा है, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, दैट इज़ द करेक्ट वन। अब इसी तरह के क्वेश्चंस कॉमन से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनका आप शेल नंबर बताओ, क्या कहते हैं इसको, ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड नंबर बताओ। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 19 के हम करते हैं तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। ठीक है, तो हमारे पास पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये फोर्थ शेल से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, दिस वुड बी प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड। पीरियड इसका क्या होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि पहले हाइड्रोजन होता है ना, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, सोडियम पे उसके बाद क्या है, पोटाशियम। तो इसका मतलब है फर्स्ट पीरियड के अंदर हाइड्रोजन की फैमिली है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फोर्थ पीरियड है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड जो से आपको पता है कि सबसे शॉर्ट होता है, 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और बाकी की जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको मैंने सारा कुछ जो है डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो ये तो एक बात तो हो गई कि भाई क्या है कि ये बिलोंग करता है कौन सी पीरियड से, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि 1 ए से बिलोंग करता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल है तो मतलब कि 1 ए से बिलोंग करता है, ग्रुप इसका 1 ए है। नंबर 3 हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन लेड पॉजिटिव 2 इज़। अब इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि आपको इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होने चाहिए। अगर वो पता होंगे तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो लेड जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 82, और एटॉमिक मास इसका होता है 207। ठीक है, अब लेड ने क्या किया, लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं, लेड ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं, सॉरी। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +2 आएगा। पहले इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 82 हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 82 ही होंगे। और न्यूट्रॉन्स के लिए आप लोग क्या करते हो, न्यूट्रॉन्स के लिए आप लोग ये करते हो 207 में से माइनस कर देते हो कितना, 82 को। तो यहाँ से अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से 1 कैरी करेंगे, 10, 10 में से 2 तो ये 2 हो जाएगा, 10 में से 8 तो ये 2 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे रह जाएगा, 125। तो ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो गया। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो तो सेम रहते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 80 में से 2 माइनस कर दिया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे +2 का मतलब किसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। तो 80 में से 82 में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, दोज वुड बी 80। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो कितने हैं 82 80। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं वो 82 ही होंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 207 में से 82 को अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 125। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर 82, 80 और 125 रिस्पेक्टिवली। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्पिन कुड बी। अब स्पिन जो है या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है कि या तो वो पॉजिटिव 1/2 होगा स्पिन या फिर नेगेटिव 1/2 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 और +1/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ ना हो तो क्या लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने गलती से चूज़ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कैंसर ट्रीटमेंट विच रेडिएशन आर यूज। मतलब कि कैंसर जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग कौन सी रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ गैमा रेडिएशंस। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एम शेल कंटेन डैश। अब के शेल फर्स्ट शेल होता है, फिर हमारे पास एल शेल है, फिर एम है, फिर एन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो ना कि पहले में एस आता है, दूसरे में एस और पी आते हैं, तीसरे में एस पी और डी आते हैं, फोर्थ के अंदर क्या होता है एस पी डी और एफ आते हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस के अंदर सब में, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, डी के अंदर 10 हो सकते हैं और एफ के अंदर 14 हो सकते हैं। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपको पता है 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और 16 + 6 + 2 ये कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये 10 + 6 16 + 2 18 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा दीज वुड बी 32। इसको आप 2n² के फार्मूले से भी कर सकते हो 2n²। ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आप इसको यहाँ से फाइंड आउट करो। फर्स्ट शेल लगाओ, 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही हो जाएगा, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 का स्क्वायर ले लो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 8 आंसर। 2 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 का स्क्वायर ले लें तो 9 हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18, मतलब थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सिमिलरली फोर्थ शेल के लिए आप 4 का स्क्वायर ले लो, 16 × 2 32। तो इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ सकते हैं एम के अंदर। थर्ड शेल जो होता है इसमें एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है। सो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ फॉर एम शेल। ये एस और पी कहाँ पे होते हैं, एल शेल के अंदर होते हैं। एस कहाँ पे होता है, दैट इज़ इन द प्रेजेंट इन के शेल। और जो लास्ट फोर्थ है एन शेल, इसके अंदर एस पी डी एफ सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था ये हमसे पूछ रहा है। सो याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन सा है लेकिन आपने इसको याद करना था। और इलेक्ट्रॉन को जो नाम है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। नेम इलेक्ट्रॉन को किसने दिया था, स्टोनी ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के बाद आती है प्रोटॉन की बारी। तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। और इसका जो नेम है वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेम वॉज गिवन बाय द रदरफोर्ड। पीछे बात रह गई है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, एक्चुअली दैट इज द जेम्स चैडविक। ठीक हो गया, और 1932 में जो है तो इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन आर पास्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन करेक्ट इक्वेशन इज डैश। अब कहते हैं कि अगर आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप क्या करते हो उसको पास करते हो। आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है। आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है जहाँ पे नॉर्थ पोल भी है, जहाँ पे साउथ पोल भी है। ठीक है, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी है। देखो, अगर यहाँ पे इन दोनों को अगर आप इक्वलाइज़ कर लेते हो, जैसे जो जे थॉमसन ने किया था, जब आप इनको इक्वलाइज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे, किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो या इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनोड है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो ये बजाय स्ट्रेट के क्या कर जाएंगे, इस साइड पर डिवेट हो जाएंगे। इसी तरह ये नॉर्थ पोल की तरफ डिवेट हो जाते हैं। सो यहाँ पे अगर इस जो स्टेटमेंट है इसके अंदर लिखा होता कि अगर ये हमारे पास इक्वलाइज है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इक्वलाइज है, तो फिर ये स्ट्रेट मूव करेंगे। अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की होती तो ये हमारे पास क्या करेगा,
इट विल डिफ्लेक्ट टू पॉजिटिव प्लेट, तो फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मतलब एनोड की तरफ इसने डिफ्लेक्ट हो जाना था। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नज़र आ रहा है, सो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है, विल बेंड टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। सो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों आपको मैंने समझा दी कि किस फॉर्म में क्या चीज़ हो सकती है। नंबर 9 हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एफ सब शेल एस। अब एफ शेल के अंदर देखो, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी के अंदर कितने आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि n प्लस एन वैल्यू फॉर 5d इज़। अब 5d के लिए आपने n प्लस एल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है ना कि हमारे पास नंबर है स्मूथल क्वांटम नंबर के एल की वैल्यू हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है या फिर 3 है। 0 वैल्यू किसके लिए होती है, एस के ऑर्बिटल के लिए, 1 पी के लिए, 2 के लिए डी और 3 एफ, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप लोगों ने एल की वैल्यू याद रखनी है, स्मूथल क्वांटम नंबर हैं। अब यहाँ पे n प्लस एल है, तो n प्लस एल फॉर 5d ऑर्बिटल। यहाँ पे आप यहाँ से आप क्या करते हो, एनर्जी एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे होते हैं इनकी। तो n हमारे पास क्या है, यहाँ पे शेल नंबर 5 है, l d के लिए l की वैल्यू क्या है 2 है, तो 5 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 7। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा होता है, एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे ऐसे बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल 2 ऑर्बिटल्स आते हैं जिनकी प्लेसमेंट में आपने इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट करनी होती है, आपको समझ नहीं आती कि हम कहाँ पे रखेंगे। तो जैसे फबोस प्रिंसिपल कहता है कि आपने पहले लो एनर्जी जो शेल्स होते हैं उनको फिल करना होता है, फिर आप कहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, फिर आप हाई एनर्जी की तरफ आते हो। तो ये जो n+l रूल है, ये क्या बता रहा होता है आपको, एनर्जी लेवल के अबाउट बता रहा होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी होती है पहले। 11 हमारे पास है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल इज़। तो अभी आपको मैंने पहले बता दिया कि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी जो है इसकी फिर फर्दर स्प्लिट होती है, स्प्लिटिंग होती है किस में, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड में, ठीक है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड के अंदर, यहाँ पी एक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ, यहाँ पे पी वाई के अंदर भी, पी जेड के अंदर भी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2 × 2 + 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या हो जाएगा 4, 4 + 1 5। सॉरी, ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा फार्मूला है, लेकिन आई एम सो सॉरी, वो इस वक्त मेरे जहन से निकल गया। सॉरी, यही हमारे पास फार्मूला है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यही है। 2 × हमारे पास p के लिए वैल्यू क्या है 1 है ना, 2 × 1 + 1। सो 2 का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 3, ठीक है। तो हमारे पास 3 सब शेल्स होते हैं, हर सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आप प्लेस कर दो, एक हो जाएगा पी एक्स, एक हो जाएगा पी वाई और पी जेड, 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप यही चीज़ डी के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डी के लिए भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो ना। डी के लिए आप क्या करोगे 2 × l + 1, ये एक्चुअली फार्मूला ये होता है। अब डी के लिए एल की वैल्यू क्या आती है, डी के लिए एल की वैल्यू आती है 2, 2 × 2 + 1। 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 4 हो जाएगा, 4 + 1 5। तो आपको पता है ना कि डी के अंदर आपके पास आता है dx² - y² dz² dxy dyz dzx, ठीक है। अब हर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह एस के लिए क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है +1। सो 2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा और +1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, ठीक है। ये एक ही होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एनीवेज इस तरह फार्मूला जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, पी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं। नंबर 12 हमारे पास है कि विच वन हैज़ ग्रेटर मैस। अब इसमें से बताएं कि ग्रेटर मैस किसका है, तो ग्रेटर मैस होता है अल्फ़ा पार्टिकल का, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, दैट इज़ द हीलियम न्यूक्लियर, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मैस होता है इसका 4, ठीक है। तो इसका मैस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटॉन के केस में क्या होता है 1/0, ठीक है। इस तरह गैमा जो है इसका कोई मैस होता ही नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज़ द अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 13 हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 सब शेल ऑफ कैल्शियम इज़। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2।
तो 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 3p के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? दैट इज़ द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ एमसीक्यू नंबर 14। बट इसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको अभी तक की वीडियो में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक लाजमी दें। और इसके अलावा अगर आपको किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन इज़, अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कन्फ्यूजन क्या है कि वो क्लोरीन की कन्फिग्रेशन कर देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्लोरीन एटम की बात कर रहा है। अगर क्लोराइड आयन, हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का मतलब ये है कि क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 17, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, अब कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो हमारे पास आयन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अ बॉडी इमिट्स रेडिएशन इन क्वांटा, अ बॉडी एब्जॉर्ब रेडिएशन इन क्वांटा, एमिटर एब्जॉर्ब रेडिएशन डिसकंटिन्यूसली। सो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं, दीज आर द राइट ऑप्शन। ठीक है, मैक्स प्लैंक्स जो था इसने अपनी थ्योरी दी थी जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, और ये कब दी थी? 1900 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कब दी थी। तो 1900 के अंदर इसने ये थ्योरी दी थी। इसने कहा था कि एनर्जी जो है, कोई भी मैटर अगर है तो वो एनर्जी डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर एमिट कर रहा होता है। ठीक है, या तो एब्जॉर्ब करेगा तो भी क्वांटा की फॉर्म में, और अगर रिलीज़ करेगा तो भी क्वांटा की फॉर्म में, और एनर्जी जो होती है वो डिसकंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा होता है। और अगर लाइट की बात करें, स्पेशली लाइट की फॉर्म में, तो उसको उसने नाम किस चीज़ का दिया था? फोटोन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 16 है कि रेडबर्ग कांस्टेंट इज़ रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर एस डैश। अब रेडबर्ग कांस्टेंट जब हम वेव नंबर जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पे हम इसको निकाल रहे होते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट को। तो वो हमसे पूछ रहा है कि ये किसकी इक्वल है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जो है आर के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1.0967 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, अब ये इसकी जो क्वेश्चन है वो हम जब निकालते हैं तो हमें पता है ना कि कितना होता है? me4z² 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c और h का क्यूब। h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, अब ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, m मैस है, e पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? z हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो r और z के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। नंबर 17 हमारे पास है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ s इज़। अब s का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? इसका कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? दैट इज़ 0। ठीक है, एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। इस तरह पी है तो पी के लिए -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। इसी तरह डी के लिए कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। 5 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, डी जो है फर्दर 5 के अंदर स्प्लिटिंग होती है। इसी तरह एफ के लिए क्या हो जाएगा? -3 भी हो जाएगा, +3 भी हो जाएगा। तो ये कितने वैल्यूज़ हो गई? 7 हो गई। नंबर 18 हमारे पास है कि प्लैंक्स कांस्टेंट वाज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट डैश। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि ये मैक्स प्लैंक्स ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। और इसकी वैल्यू जो है आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दैट इज़ 6.634 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जाउल सेकंड। आप इसको डबल क्रॉस चेक कर लीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा। अगर मैंने गलत बताया तो हम उसको पिन कमेंट के अंदर कर देंगे। और दूसरी बात, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसको पिन कमेंट के अंदर लाजमी कर देता हूँ। ठीक है, तो आप पिन कमेंट जो है वो लाजमी चेक किया करें। नंबर 19 हमारे पास है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल इज 0, दिस प्लेस इज कॉल्ड डैश। अब वो जगह, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो उस प्लेन को क्या कहते हो? उस जगह को क्या कहते हो? दैट इज़ द नोडल प्लेन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? करेक्ट है। वो जगह जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना चाह रहे हो लेकिन आपको वो नहीं मिल सकता। ठीक है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है, तो उस प्लेन को क्या कहते हो? दैट इज़ द नोडल प्लेन। और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 के बजाय मैक्सिमम हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा हो, तो उसको क्या कहते हो? दैट इज़ द ऑर्बिटल।
नेक्स्ट हमारे पास 20 है कि पॉजिटिव रेज आर आल्सो नोन एज डैश। पॉजिटिव रेज जो होती हैं दीज आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, गोल्डस्टिन ने जो है एक जर्मन फिजिसिस्ट था, इसने 1886 के अंदर इनको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किया था। और इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसकी लेंथ कितनी थी, दैट वाज 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे पॉजिटिव रेज, जिसमें कैनाल रेज कहते हैं क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड की थ्रू इसको पास करते हैं, तो इसलिए हम इसको कैनाल रेज कहते हैं। तो उसकी लेंथ कितनी थी, सो दैट वाज 1 मीटर लॉन्ग। 21 हमारे पास है कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर एज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश। अब ये किसकी स्टेटमेंट है, दैट वाज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है, और बोस प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि एनर्जी लेवल, पहले आप लो एनर्जी की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर हाई एनर्जी की तरफ आएंगे। होल्ड रूल क्या था कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स है पहले वो इस तरह आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इनकी पेयरिंग जो है वो कर देनी। पहले अलग से करेंगे अगर ऑर्बिटल मौजूद है, उसके बाद फिर आप इनकी पेयरिंग करेंगे। नंबर 22 हमारे पास है कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू डैश ऑफ द ऑर्बिटल। अब ये आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर का, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जो हमारे पास CFT है, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये कहती क्या है कि डी ऑर्बिटल जो है इसकी एबिलिटी होती है कि ये जब बॉन्डिंग करता है तो ये दो ऑर्बिटल्स के अंदर फर्दर स्प्लिट अप हो जाता है। ठीक है, एक हमारे पास क्या होते हैं, लो एनर्जी, एक हमारे पास होते हैं हाई एनर्जी। ठीक है, जो लो एनर्जी हैं दीज आर द DXY, DYZ, DZX, और ये हमारे पास क्या होते हैं DX² माइनस Y² और DZ²। ठीक है, इस तरह इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, EG सेट कहते हैं, इसको हम T2G सेट कहते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको समझ नहीं आने वाली। तो कितने सेट्स बनेंगे, 2 सेट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 23 हमारे पास है कि द चार्ज टू मास रेशो, E is the charge, M is the mass. Value of a positive rays depend on dash enclosed and discharge tube. अब पॉजिटिव रेज की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, सो ऑब्वियसली दीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। हेंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। 24 हमारे पास है कि द लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स लाई बिटवीन डैश। अब लोब्स कौन से ऑर्बिटल के सॉरी जो डी ऑर्बिटल है उसके लोब्स कौन से एक्सिस के अंदर लाई कर रहे होते हैं, फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 या इन ऑल एक्सेस या फिर डी नन ऑफ दी। सो याद रखें कि जितनी भी एक्सेस हैं, ठीक है, सब के अंदर ये लाई कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक मैं बना देता हूँ, डी के अबाउट देखा होगा इस तरह, ये देखें हमारे पास क्या है, ये लेट से आप इसको DXY कर दें या DYZ या DZX कर देते हैं, तो सब प्लेन्स के अंदर ये क्या होते हैं, इनके लोब्स जो हैं वो लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 25 है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट डैश बट सेम प्रॉपर्टीज़। अब आइसोटोप्स की सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं, डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी के हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट MCQ है और अक्सर जो है क्या कहते हैं इसको, आइसोटोप्स, इनसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। So the next question is question number 26. The maximum probability of finding an electron is at a distance of 0.53 नैनोमीटर। So यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ये जो श्रोडिंगर था उसने बताया था अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो उसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस से 0.53 नैनोमीटर के दरमियान में होती है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाएगा। 27 हमारे पास है कि पोटाशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस एंड बिकम आइन बाय अटेनिंग कन्फिगरेशन डैश। अब पोटाशियम है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने होते हैं, ठीक है, पोटाशियम जो है उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होते हैं, लूज़ करने होते हैं, तब जाके इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखते हो तो इससे पहले भी किया, आई थिंक यस, MCQ नंबर 2 के अंदर शायद किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, हमें पता है कि पोटाशियम जो है ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकते हैं। क्यों करते हैं, तो ये 2 ये 8 ये 8 और ये 1,
लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे यहाँ से हम निकालेंगे तब जाके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बैलेंस तो मतलब सॉरी स्टेबल हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि पोटाशियम जो है इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो जाएगी 2881, इस तरह लिखा है 2881, इसका ये मतलब है। अब कहते हैं कि अगर इसको आप आयन बनाओगे, अगर आप इसको आयन बनाओगे तो आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करते हैं, वैलेंस शेल से, सबसे लास्ट वाले शेल से। हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2888। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 28 में हमसे क्या पूछ रहा है, विच हैज़ ग्रेटर एनर्जी अकॉर्डिंग टू अफाबोस प्रिंसिपल n+l रूल। यार अब n+n रूल इसके ऊपर लगा दो, जिसकी ज़्यादा आ जाएगी तो वो जीत जाएगा। l की वैल्यू हमारे पास होती है 1 2 3 s p d f। पहले हम कर लेते हैं 5d के लिए, तो 5d के लिए अगर आप करोगे n के लिए वैल्यू 5 हो जाएगी, d के लिए वैल्यू क्या होती है 2, तो 5 + 2 7, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो 7 आएगी। 7s के लिए कर दो, n की वैल्यू 7 है, s की लिए वैल्यू कितनी होती है 0, तो 7 + 0 7, इसके लिए भी 7 वैल्यू आ रही है। 4f के लिए कर दो, n की वैल्यू 4 है क्योंकि शेल नंबर 4 है, और l की लिए जो वैल्यू होती है f की वो होती है 3, तो 4 + 3 हमारे पास ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या है 7 ही आ रहा है। और 6p के लिए अगर आप करते हो तो 6 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और जो p की वैल्यू है वो कितनी है 1, तो 6 + 1 यहाँ से हमारे पास 7 ही आ रही है। तो ये 5 + d, 5d की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और d की वैल्यू है 2, 5 + 2 7 हो जाएगा। और 4f के लिए अगर हम दोबारा से इसको चेक करते हैं तो एक तो 4 इसकी वैल्यू 4 है और f की वैल्यू 3 आ रही है 7, तो अगर आप इनमें से देखते हो तो इसमें सबकी एनर्जी जो है वो सेम गिवन है, सबकी एनर्जी हमारे पास क्या है सेम गिवन है। सो लेट इट चेक अगेन, सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज्ड। 5d है ना, तो 5 के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी और d के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, d के लिए वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो 5 + 2 7, ये तो ठीक किया हम लोगों ने। 7s के लिए ऑब्वियसली 7 + 0 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये भी ठीक किया। 4f के लिए ये 4n4 हो जाएगा और f की वैल्यू होती है 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 5 6 7 हो जाएगा। और 6p के लिए हमारे पास 6 + p की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो दैट वुड बी 7। तो देखो सब में 7 आ रहा है, तो इन सब की एनर्जी हमारे पास क्या है सेम है। अच्छा, अब इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। उसकी वजह क्या है कि जब हम अफबोस प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हम 4f तक ही जाते हैं। ठीक है, 4f से आगे फिर हम ऑनवर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात नहीं करते, यहाँ पे फिलिंग होती नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने एक्स्ट्रा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। अदरवाइज n+l वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखते हो तो सबकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है सेम आ रही है। 29 हमारे पास है कि स्पेक्ट्रम इज़ द विजुअल डिस्प्ले आर डैश ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ वाइट लाइट व्हेन इट इज़ पास थ्रू प्रिज्म। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, दो टाइप के पढ़े हुए हैं। एक हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस में क्या होता है कि आप लाइन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जो कलर्स होते हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, और लाइन में क्या होता है कि आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाते हो। और ये एक्चुअली होती क्या है, दैट इज़ द डिस्पर्शन। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 30 हमारे पास है कि ऑल द 3p ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आर कॉल्ड डैश ऑर्बिटल। अब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, जो पास्ट पेपर के हिसाब से थे। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ IM Chemist।